हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम भाग 5 पढ़ रहे थे, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट जो संघ है उसको बेसिक लेवल पे हमने 4 भागों में बांटा था। संघ की कार्यपालिका, उसके बाद संघ की विधायिका, उसके बाद संघ की न्यायपालिका और नेक्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघ की कार्यपालिका को भी हमने निम्न भागों में बांटा था, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम एंड मंत्रिपरिषद, उसके बाद में महान्यायवादी। तो स्टूडेंट कार्यपालिका के सभी अंगों को हम अच्छे से समझ चुके थे। कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाला। तो देश में कार्य कौन कौन करता है उसको हमने कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ लिया था। आज हम विधायिका पढ़ेंगे। विधायिका में अनुच्छेद 79 से 123 तक हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि 79 अनुच्छेद से 123 अनुच्छेद तक विधायिका में है, हम सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उनको समझेंगे। तो स्टूडेंट विधायिका में कौन आता है, जैसे कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम एंड मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से संघ की विधायिका में संसद को पढ़ते हैं, अर्थात पार्लियामेंट को पढ़ते हैं। तो जो संसद होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 79 के तहत होती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पार्लियामेंट है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो 79 के तहत है। स्टूडेंट संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग होता है और कार्यपालिका का भी अंग होता है। और कभी भी पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के अंग 3 होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से राष्ट्रपति को हमने कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब हम विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को नहीं पढ़ेंगे। हम विधायिका के अंतर्गत हम स्टूडेंट राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट संसद हमारी 79 अनुच्छेद के तहत होती है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत होती है। तो स्टूडेंट राज्यसभा में सबसे पहले नाम से लेके क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा को और क्या क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट स्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं, परमानेंट हाउस। उसके बाद ये स्टूडेंट राज्यों का सदन राज्यसभा को कहते हैं, उच्च सदन भी राज्यसभा को कहते हैं और विशेषज्ञों का सदन भी राज्यसभा को कहते हैं। स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ये नाम बहुत पूछे जाते हैं। स्थायी सदन, राज्यों का सदन, उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन राज्यसभा को कहते हैं। स्टूडेंट राज्यसभा को 1954 से पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। 1954 के बाद इसका नाम राज्यसभा पड़ा था और ये सभी राज्यसभा के उपनेम हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के तहत होता है। तो स्टूडेंट इन अनुच्छेदों को याद रखना बहुत सिंपल है। संसद अनुच्छेद 79 के तहत होता है, राज्यसभा 80 अनुच्छेद के तहत और लोकसभा 81, अर्थात 79, 80, 81। तो स्टूडेंट जो लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत होती है, इसको और क्या क्या कहते हैं? तो जनता का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये 4 नाम जो हैं वो लोकसभा के उपनाम हैं। जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन। स्टूडेंट नाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम राज्यसभा जो सदन है संसद का, इसको समझते हैं। इसमें सदस्य किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने सदस्य अधिकतम होते हैं, वर्तमान में कितने हैं, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट जो राज्यसभा हाउस है, इसमें जो सदस्य होते हैं अधिकतम कितने हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं, इसको हम पढ़ते हैं पहले। तो स्टूडेंट राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो स्टूडेंट वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम 250 हो सकते हैं। तो 5 कहाँ से बढ़ाए जाएंगे, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है उसमें से आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अधिकार में है। तो स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अधिकार में है, राज्यसभा की 5 सीटें वहीं से आएंगी। अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं राज्यसभा में। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 245। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो 250। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 245। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम लोकसभा के सदस्यों को भी समझते चलते हैं। तो स्टूडेंट लोकसभा में, तो स्टूडेंट जो संसद का लोकसभा सदन है, जो लोकसभा हाउस है,
इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो स्टूडेंट वर्तमान में 545 सदस्य हैं। तो स्टूडेंट राज्यसभा में जो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मनोनीत सदस्य के रूप में और निर्वाचित सदस्य के रूप में। इस सदन में मनोनीत सदस्य भी जाते हैं और निर्वाचित सदस्य भी जाते हैं। निर्वाचित सदस्य स्टूडेंट हमारे पूरे देश से 233 सदस्य आते हैं और मनोनीत राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को करते हैं। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये किस क्षेत्र में एक्सपर्ट होना चाहिए? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। स्टूडेंट अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और स्टूडेंट इन 4 क्षेत्रों में एक्सपर्ट होना चाहिए। बाकी के स्टूडेंट राज्यसभा में जो वर्तमान 245 सदस्य हैं, इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। तो निर्वाचित होकर स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आते हैं? तो 225 सदस्य स्टूडेंट हमारे 28 राज्यों से आते हैं और 8 स्टूडेंट जो सदस्य होंगे राज्यसभा में वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। एक पुदुचेरी से आता है, 3 दिल्ली से आते हैं और बाकी के 4 सदस्य स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे, चूँकि जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है और विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को चुना करते हैं। तो स्टूडेंट 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, पुदुचेरी में, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में। तो स्टूडेंट राज्यसभा के सदस्य भी इन्हीं 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और स्टूडेंट 225 सदस्य वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों से 225 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। तो स्टूडेंट 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। इनको निर्वाचित कौन करेगा? तो स्टूडेंट आगे बताएंगे हम। इनको निर्वाचित विधानसभा के सदस्य किया करते हैं, अर्थात विधायक किया करते हैं। और स्टूडेंट 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 4 क्षेत्र में जो एक्सपर्ट होते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो स्टूडेंट 12 और 233 245 हो गए। वर्तमान में 245 सदस्य ही हमारे राज्यसभा में हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 250 हो सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट हम लोकसभा के सभी सदस्यों को समझते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं और वर्तमान सदस्य 545 हैं। तो स्टूडेंट 545 में सदस्य जो थे उसमें से 2 मनोनीत होकर आते थे। जैसे स्टूडेंट राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते थे, उसी प्रकार लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे और वो 2 सदस्य कौन होते थे? तो एंग्लो इंडियन होते थे। तो स्टूडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था वो अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता था और राज्यसभा में 12 सदस्यों को 80(3) अनुच्छेद के तहत किया जाता था। स्टूडेंट इसको 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया है, उसके तहत ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अर्थात जो वर्तमान में 545 सदस्य हमारी लोकसभा में हुआ करते थे, अब 543 हुआ करेंगे, चूंकि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत लोकसभा में अब नहीं किया जाएगा। बाकी के 543 सदस्य निर्वाचित होकर आते थे। तो स्टूडेंट निर्वाचित होकर कहाँ से आते थे? तो स्टूडेंट हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 28 राज्यों से। तो स्टूडेंट भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों से 524 सदस्य चुनकर आते हैं हमारी लोकसभा में और केंद्र शासित प्रदेशों से जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य चुनकर आते हैं। तो स्टूडेंट इसको एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे राज्यसभा, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 अधिकतम सदस्य हैं। तो स्टूडेंट 245 जो वर्तमान में सदस्य हैं, इनको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य। अर्थात हमारी राज्यसभा में निर्वाचित होकर कितने आते हैं? 233 और राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कितने करते और राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को। इसके बाद स्टूडेंट जो निर्वाचित होकर आते हैं 233, उनमें से 225 राज्यों से आते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545 थे, लेकिन अब 543 हुआ करेंगे, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे वो 104वां संविधान संशोधन के तहत संसद ने ये व्यवस्था खत्म कर दी है। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय अब 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया करेंगे। निर्वाचित सदस्य जो होते थे 543 यही हुआ करेंगे। तो स्टूडेंट जो निर्वाचित 543 सदस्य थे, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। 524 सदस्य राज्यों से आते हैं, 19 सदस्य स्टूडेंट कहाँ से आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य आते हैं। तो स्टूडेंट विधायिका के अंतर्गत जो राज्यसभा लोकसभा हम पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो
क्वेश्चन बनते हैं सदस्यों को लेके वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम एक एक पर्टिकुलर सदन को पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्यसभा को पढ़ेंगे, उसके बाद लोकसभा को पढ़ेंगे। राज्यसभा तो जिसे स्टूडेंट हम स्थायी सदन, राज्यों का सदन, उच्च सदन या विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। इसके संबंध में हम अच्छे से सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अर्थात राज्यसभा वाले जो सांसद होते हैं, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है और इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट इनकी विधि होती है अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समान अनुपात, खुला मतदान प्रणाली। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में पढ़ाए थे, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समान अनुपात, गुप्त मतदान प्रणाली। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जहां पर गुप्त मतदान प्रणाली होती है, वहीं राज्यसभा में अप्रत्यक्ष भी होता है, एकल संक्रमणीय भी होता है, समान अनुपात भी होता है, लेकिन गुप्त की जगह यहां पर खुला मतदान होता है। स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि इनमें से खुला मतदान किसका होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का खुला मतदान होता है। वो विधायक अपना वोट किसको डाल रहे हैं वो दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। तो चुनाव की विधि है अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समान अनुपात, खुला मतदान प्रणाली। अब स्टूडेंट समझते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल कौन होता है अर्थात राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन करता है। तो स्टूडेंट विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे स्टूडेंट राज्यसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो स्टूडेंट हमारे उत्तर प्रदेश में जो 31 सीटें हैं, इन 31 सीटों के लिए वोट कौन कौन करेगा। वोट की विधि तो ये हो गई अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समान अनुपात, खुला मतदान प्रणाली हो गई, लेकिन इनको वोट कौन कौन करेगा। तो स्टूडेंट हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो स्टूडेंट जितने विधायक निर्वाचित होके जाते हैं वो निर्वाचित सदस्य ही वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से याद रखना है। निर्वाचक मंडल कौन होता है राज्यसभा के सदस्यों का? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा की जो 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, इनको वोट कौन करेंगे? तो हमारे उत्तर प्रदेश के 403 निर्वाचित विधायक वोट करेंगे। अब हम समझते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं राज्यसभा के, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सदस्यों का चयन 6 वर्ष के लिए होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट राज्यसभा में जो एक बार सांसद बन जाता है वो 6 वर्ष तक रहेगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें चयन की जो प्रक्रिया है सदस्यों के कार्यकाल को लेके पहले से ही ऐसे की गई है कि प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है कि जो राज्यसभा सदन होता है। इसीलिए स्टूडेंट ये स्थायी सदन है, क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं 2 वर्ष के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ ये सदन कभी भी खाली नहीं होता है, और इसीलिए स्टूडेंट इसको स्थायी सदन कहते हैं। कि योग्यता क्या होती हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तो जो भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी आयु 30 वर्ष की पूरी हो चुकी हो और वो भारत का नागरिक हो। इसके बाद स्टूडेंट लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ का पद हम आपको बता चुके हैं, अर्थात सरकारी नौकरी से संबंधित होता है। नेक्स्ट, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो स्टूडेंट पागल नहीं होना चाहिए और बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। शपथ के संबंध में समझते हैं, शपथ कौन किसको दिलाता है। तो स्टूडेंट ये राज्यसभा जो सदन होता है, इसके एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। सभापति ही अध्यक्षता किया करते हैं राज्यसभा के सदन की, और कभी जब सभापति महोदय नहीं होते हैं तो जो उपसभापति होते हैं यही राज्यसभा सदन की अध्यक्षता करते हैं उपसभापति महोदय, अगर सभापति महोदय उपस्थित नहीं है तो स्टूडेंट सभापति महोदय जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात राज्यसभा के किसी सदस्य को राज्यसभा का सभापति नहीं बनाया जाता है। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जो सभापति महोदय होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी ये राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। तो स्टूडेंट सभापति महोदय जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाया करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट कहा गया है कि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और स्टूडेंट जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो स्टूडेंट इनको शपथ
या तो सभापति महोदय दिलाएंगे अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, या सभापति महोदय उपस्थित नहीं है तो उपसभापति महोदय शपथ दिलाएंगे। तो वर्तमान में सभापति कौन है हमारे राज्यसभा के? वेंकैया नायडू। तो स्टूडेंट जैसा कि हम आपको बताए थे, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो वेंकैया नायडू हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, तो राज्यसभा के सभापति यही होंगे। पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन, अर्थात पहले उपराष्ट्रपति जो थे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, इसलिए हमारे राज्यसभा के पहले सभापति एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो स्टूडेंट वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। और स्टूडेंट पहले उपसभापति कौन थे? तो पहले उपसभापति कृष्णमूर्ति राव थे। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। वर्तमान में सभापति वेंकैया नायडू, पहले सभापति एस राधाकृष्णन थे, वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, और पहले उपसभापति जो थे वो कृष्णमूर्ति राव थे। स्टूडेंट राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, अर्थात 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। और बैठक पहली कब हुई थी राज्यसभा की? तो 13 मई 1952 को। अप्रैल में गठन हुआ था और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। स्टूडेंट राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका वेतन कितना होता है? इनका वेतन 50,000 होता है प्लस भत्ता होता है। तो स्टूडेंट भत्ता बहुत प्रकार का होता है, इनको मिलता है। तो सैलरी जो होती है, मूल वेतन जो होता है वो 50,000 ही होता है। स्टूडेंट राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 31 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से जाती हैं राज्यसभा में। आई होप स्टूडेंट राज्यसभा के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोकसभा को समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट लोकसभा। तो स्टूडेंट वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा है? 17वीं नंबर की लोकसभा का गठन किया गया है। तो लोकसभा सदन को अच्छे से समझते हैं। लोकसभा जो सदन है उसके चुनाव की विधि क्या है? तो स्टूडेंट उसके चुनाव की विधि है अग्रता ही विजेता। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जो चुनाव की विधि है वो क्या है? अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समान अनुपात। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, ये विधि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए होती है। लोकसभा के सदस्यों के लिए विधि होती है अग्रता ही विजेता, अर्थात जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीत जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे, सांसदीय का जो चुनाव होता है उसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं वही व्यक्ति सांसद बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समान अनुपात विधि है। तो इस विधि को हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताए हैं। आप अच्छे से समझना चाहें इस विधि को तो स्टूडेंट राष्ट्रपति वाली वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट विधि हो गई। इसके बाद समझते हैं निर्वाचक मंडल, अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल कौन होता है, अर्थात लोकसभा के सदस्यों को वोट कौन करता है? तो स्टूडेंट आम जनता। आम जनता का मतलब स्टूडेंट जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं और जिनके वोट बने हुए हैं वो सभी व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को वोट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो स्टूडेंट विधि अग्रता ही विजेता। निर्वाचक मंडल कौन होता है इनके सदस्यों का? तो आम जनता। इसके बाद स्टूडेंट लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? तो स्टूडेंट योग्यता को समझते हैं। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लेकिन एक डिफरेंस है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। तो स्टूडेंट सिर्फ इसको ही याद रखना है, बाकी बिल्कुल सेम है। इसके बाद स्टूडेंट कार्यकाल समझते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन स्टूडेंट लोकसभा का कार्यकाल बिल्कुल होता है और कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्योंकि स्टूडेंट 5 वर्ष होने के बाद में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, अर्थात एक साथ सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन स्टूडेंट हम आपको बताए थे राज्यसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राज्यसभा में जो एक बार सदस्य चला जाता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और उसमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्टूडेंट 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्यों को इंक्लूड कर दिया जाता है। इसी तरीके से विधि चलती रहती है, अर्थात राज्यसभा एक साथ कभी भी खाली नहीं होती है। तो स्टूडेंट लोकसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन सरकार बहुमत खो दे तो लोकसभा पहले भी भंग की जा सकती है।
स्टूडेंट इसके भी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझेंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसी सदन के होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट राज्यसभा के जो सभापति महोदय थे वो उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही बनाए जाते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। अध्यक्ष के रूप में ये कभी शपथ नहीं लेते हैं। स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या शपथ लेते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में शपथ कभी नहीं लेते हैं। जब वो सदस्य बन के आते हैं उसी समय लोकसभा के सदस्य के रूप में जो शपथ लेते हैं वही शपथ अध्यक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। त्यागपत्र किसको देते हैं, तो स्टूडेंट त्यागपत्र ये उपाध्यक्ष को देते हैं। स्टूडेंट उपाध्यक्ष के बारे में समझते हैं। अध्यक्ष के ना होने पर ये अध्यक्षता करते हैं और त्यागपत्र अगर इनको देना पड़े तो त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो लोकसभा सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, जिसको राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाने के लिए बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट लोकसभा के सभी सदस्य चुन के आते हैं, तो जो सभी सदस्य चुन के आते हैं उन्हीं सभी सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं राष्ट्रपति महोदय उनको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो टेम्परेरी होता है, वो सिर्फ शपथ दिलाने के लिए, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट लोकसभा नई चुन के आती है उसमें से जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है राष्ट्रपति महोदय उसे प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं और जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं राष्ट्रपति महोदय उनको शपथ दिला देते हैं और उन्हें ऑथराइज कर देते हैं कि लोकसभा के सभी सदस्यों को आप शपथ दिला दीजिए। तो स्टूडेंट प्रोटेम स्पीकर को जिसको शपथ राष्ट्रपति महोदय ने दिलाई है वो स्टूडेंट क्या करेंगे, लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में सभी सदस्यों को एक एक करके शपथ दिला देते हैं। और जैसे ही शपथ सभी सदस्यों को दिलाते हैं उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप रिक्त हो जाता है, अर्थात कोई भी प्रोटेम स्पीकर नहीं रहता है। उसके बाद में बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है। तो स्टूडेंट जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है तो जो अध्यक्ष बनता है और उपाध्यक्ष बनता है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि स्टूडेंट उससे पहले जो प्रोटेम स्पीकर बने उन्होंने लोकसभा के सदस्य के रूप में सभी व्यक्तियों को शपथ दिलाई थी और उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। तो वही शपथ काम करती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बनने पर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने पर नई शपथ नहीं ली जाती है। तो बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का तरीका क्या है, तो तत्कालिक बहुमत से प्रस्ताव पास करके 14 दिन की पूर्व सूचना के तहत हटा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट लोकसभा के अध्यक्ष कोई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स है या कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है तो इनको कैसे हटाया जाएगा, तो स्टूडेंट लोकसभा के उस समय जितने भी सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों के बहुमत से अर्थात साधारण बहुमत से 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाया जा सकता है। अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो अध्यक्ष का वेतन 4 लाख होता है। स्टूडेंट राज्यसभा के जो सभापति महोदय होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनकी भी सैलरी 4 लाख होती है। अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और सभापति होते हैं उनका वेतन बराबर होता है 4-4 लाख रुपए। लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था और बैठक कब हुई थी, तो मई 1952 में। इसी प्रकार स्टूडेंट राज्यसभा का भी गठन अप्रैल 1952 में हुआ था और बैठक मई 1952 में हुई थी। लोकसभा का भी गठन 52 और बैठक 1952 में हुई थी। स्टूडेंट वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, तो ओम बिड़ला हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको शॉर्ट में जीवी मावलंकर कहते हैं। तो स्टूडेंट वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं जो राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष लोकसभा का कोई नहीं है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो स्टूडेंट प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। स्टूडेंट लोकसभा में आरक्षण दिया गया है एससी और एसटी को, तो अनुच्छेद 330 के तहत एससी को 84 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्टूडेंट लोकसभा के सदस्यों का वेतन कितना होता है, तो वेतन 50,000 होता है और भत्ता भी होता है। स्टूडेंट 50,000 ही और भत्ता राज्यसभा के सदस्यों को भी मिलता है। सबसे अधिक सीटें लोकसभा की कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की।
उत्तर प्रदेश में। तो स्टूडेंट राज्यसभा की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है 31 और लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 80। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। आई होप स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा सदन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट लोकसभा अध्यक्ष के कुछ विशेष कार्य होते हैं। स्टूडेंट जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनके कुछ स्पेशल कार्य होते हैं, अर्थात स्पेशल शक्तियाँ होती हैं, उनको हम अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना होता है तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना होता है। तो स्टूडेंट जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्राथमिक कार्य होता है बैठकों का संचालन करना। जो लोकसभा की बैठकें होती हैं, सत्र बुलाए जाते हैं। स्टूडेंट हम आगे समझेंगे सत्र क्या होते हैं। तो जो बैठकें बुलाई जाती हैं लोकसभा की, तो उस लोकसभा के बैठकों का संचालन करना होता है और कार्यवाही को व्यवस्थित करना होता है। नंबर 2 समझते हैं, कभी मतभेद हो जाए तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। जैसे स्टूडेंट लोकसभा में किसी बिल को लेके या किसी भी बहस को लेके वोटिंग हुई है और वोटिंग में आधे आधे वोट बट गए हैं, अर्थात आधे वोट यस के पक्ष में हैं और आधे वोट नो के पक्ष में हैं। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक भूमिका में अपना वोट डालते हैं। नॉर्मल स्थिति में स्टूडेंट जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो वोट नहीं डाला करते हैं, लेकिन कभी बराबर वोट बट जाएं तो कभी मतभेद अगर हो जाता है तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक बिल धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है। जैसे 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इन विधेयकों में जो धन विधेयक होता है, तो कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है कि कोई बिल धन विधेयक है, इसको प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्टूडेंट, ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जैसा कि आपको बताए थे, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो स्टूडेंट देश के लिए कोई कानून बनता है तो लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करने के बाद में कानून बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा में आपस में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, अर्थात एक सदन पास कर देता है, दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। तो जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं उस समय अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय अध्यक्षता स्टूडेंट लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं होते हैं संयुक्त बैठक में तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति बैठक करेंगे। राज्यसभा के सभापति ऐसी स्थिति में कभी भी बैठक नहीं करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति होते हैं। इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय अर्थात राज्यसभा के सभापति कभी नहीं करते हैं। या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे या उपाध्यक्ष करेंगे। लोक अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदस्य की निरर्ता पर फैसला करें, अर्थात किसने दल बदला है किसने नहीं बदला है, दल बदल जो कानून बना है उसके तहत कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसकी सदस्यता निरस्त करनी है, ये पावर किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। कौन सदस्य कितने समय तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, ये भी पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। गणपूर्ति अर्थात कोरम, तो स्टूडेंट गणपूर्ति को ही कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कोरम नहीं है। तो स्टूडेंट गणपूर्ति होता क्या है? तो स्टूडेंट इस बात को आपको बता दें, जैसे लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो जैसे स्टूडेंट लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो स्टूडेंट वर्तमान में है 543। तो स्टूडेंट 543 का 10%, 1/10 कितना हुआ? तो 1/10 का मतलब है 10%, यानी कि लोकसभा तभी चलेगी, लोकसभा की बैठक तभी होगी जब कम से कम 1/10 सदस्य होंगे। अगर 1/10 से कम सदस्य हैं तो बैठक नहीं चलेगी, और 1/10 कितना हो जाएगा? लगभग 55। अर्थात लोकसभा में 55 सदस्य जब भी जाते हैं या 55 से अधिक जाते हैं तभी बैठक होती है, 55 से कम आते हैं तो बैठक नहीं होती है। तो स्टूडेंट गणपूर्ति ऑब्लिक कोरम कुल सदस्य का 1/10 सदस्य नहीं है तो सदन की कार्रवाई को स्थगित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है, जब तक गणपूर्ति पूरी ना हो जाए, अर्थात 55 सदस्य पूरे ना हो जाएं तब तक के लिए कैंसिल कर देते हैं लोकसभा की बैठकों को। सभी सदस्यों को लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित रहना है। तो ये एक सचेतक जारी किया जाता है कि सभी सदस्यों को संसद में उपस्थित रहना है, इसी को व्हिप बोला जाता है। इसके तहत उस पार्टी के सभी सदस्यों को संसद में उपस्थित रहना होता है। स्टूडेंट संसद की समितियों को समझते हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, यही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत समितियां होती हैं लोकसभा और राज्यसभा में।
सबसे पहले लोक लेखा समिति को समझते हैं। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य स्टूडेंट लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा जो समिति बनाई जाती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। तो स्टूडेंट इस समिति का कार्य क्या होता है? इस समिति का कार्य होता है जो कैग अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं उस रिपोर्ट की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। नंबर सेकंड प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति क्या करती है? तो स्टूडेंट ये सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 सदस्य होते हैं और वो भी लोकसभा के होते हैं। स्टूडेंट इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन, स्टूडेंट जो प्राक्कलन समिति होती है इसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का या पक्ष का, किसी का भी हो सकता है, अर्थात सरकार के पक्ष का हो सकता है या विपक्ष का हो सकता है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। इसका कार्य क्या रहता है? इसका कार्य रहता है बजट के अनुमान की जांच करना। जो बजट पेश किया जाता है उसके अनुमान की जांच करना प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। और लोक लेखा समिति का कार्य होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। तो स्टूडेंट ये कुछ लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य थे। व्हिप क्या होता है ये भी बता दिए। समितियां जो 2 इंपॉर्टेंट हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इनके बारे में बताया। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।